अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ ब्रेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। ओआईसी के मुश्तरका एलामी में मसला कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। वो मामला जो आर्जी तौर पर इस बार होने वाली कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल तक न था, अब बाकायदा तौर पर उसे एक कानूनी और अमली तरीके से देखा जाएगा। सिफारती महाज पर वज़ारत ख़ारजा की ये कामयाबी कितनी बड़ी और कितनी अहम है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि एक तरफ PDM की हुकूमत मुखालिफ जल्द से जुलूस जारी है, तो दूसरी तरफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मुल्की मसाइल के लिए सियासी क़ुव्वतों के दरमियान कौमी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। अब मौजूदा सियासी हालात में जब अपोजिशन खुद ये कह रही हो कि उसे हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर सियासी माहौल किस तरह से ठंडा हो पाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ PDM का जलसा जिस तरह से एक कामयाब रैली की शक्ल इख्तियार कर गया, अपोजिशन के जलसों को काउंटर करने की स्ट्रेटजी अगर यही रही हुकूमत की, तो क्या मुस्तकबिल में अपने लिए हुकूमत इसी तरह की परेशानियां मजीद खड़ी करती रहेगी? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ेकार नासिर चुगताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ेकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़ुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ेकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। और अब से कुछ ही देर में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले OIC के इजलास के हवाले से। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ जो करारदाद है उसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के एजेंडे में मसले कश्मीर का जिक्र तक नहीं था, ताहम एलामिये में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अपनाया गया है। कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इस कामयाबी पर भारत का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मसला कश्मीर का OIC के इजलास में शामिल होना, उस पर बात होना, फिर करारदाद का पास हो जाना, ये पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात पर अगर हम देखें तो कितनी बड़ी कामयाबी है और कितनी इंपॉर्टेंस है इसके लिए। नासिर चुगताई साहब, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त कामयाबी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पिछली जितनी OICs हुई हैं ये उनका रीप्ले है। अगर करारदाद को आप देखें तो उसमें एक आध जो दो जुमलों का इजाफा है, बाकी वही करारदाद है जो ऐलानें जो लाहौर की कॉन्फ्रेंस में मंजूर हुई थी, लाहौर इस्लामी कॉन्फ्रेंस में। और ये मुस्तकिल मंजूर होती आ रही है, कॉन्टैक्ट ग्रुप में भी, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी और समिट में भी। और इसका अगर ये मंजूर नहीं होती और अगर जिक्र नहीं होता तो पाकिस्तान की, मतलब मैं शिकस्त कहता उसको, सिफारतकारी में शिकस्त। तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये सेनेटी प्रिवेल्स। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरा ख्याल है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है कि सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर के हल की हिमायत करता रहेगा। साथ ही उन्होंने वज़ारती कमेटी भी कायम कर दी है जो इस इशू पर, जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, जो नस्ली इम्तियाज़ का इशू है, उस पर वो रिसर्च करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फिर पाकिस्तान को एक 6 रुकनी कमेटी में कायम किया गया है जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छा स्टेटस को है। ये स्टेटस को है जो लाहौर से अब तक चला आ रहा है, और अगर बरकरार नहीं रहता तो मुझे वाकई बहुत मायूसी होती। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को अब अमली सपोर्ट का मौका मिलना चाहिए। अखलाकी, मादी, अखलाकी और सिफारती बहुत हो चुका है। हमने बहुत सिफारतकारी करके देख ली, हमने बहुत करारदादी मंजूर करके देख ली, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर कश्मीर को उज़्व मुअत्तल बना के रखा हुआ है। हमें उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, हमें कुछ लॉबिंग करना पड़ेगी। हमें अगर सलामती कौंसिल हमारा साथ नहीं देती तो हमें जनरल असम्बली में दोस्त तलाश करना होंगे जो जनरल असम्बली में उस पर डिबेट कर सके, रेजोल्यूशन पास कर सके और रिकमेंड कर सके सलामती कौंसिल को कि वो उस पर डिबेट करें। ब्रिगेडियर साहब, यही पैनल था और हम लोग बात कर रहे थे कि OIC के इजलास में कश्मीर जो है वो एजेंडा नहीं है, लेकिन अब करारदाद की सूरत में ये मंजर-ए-आम पर आ रहा है। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं इस गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ को, लेकिन अगर आज हमें ये कामयाबी मिली है तो इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है मुस्तकबिल में और मौजूदा हालात में कितनी अहमियत है इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया दरिया। कश्मीर इशू को दुनिया के सामने पेश करना या दुनिया के सामने ना पेश करना, दोनों सूरत में आप ये देखिए कि ये जो चीज लिंक होती है वो
गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से लिंक होती है। आपने देखा कि हमारी ही तारीख में एक ऐसा भी मौका आया था, अगर आपकी याददाश्त में हो, जब कोफी अन्नान यूएन का सिक्योरिटी जनरल थे, तो उस वक्त उन्होंने कश्मीर को जो डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशंस है, जो डिस्प्यूटेड केसेज है, जो डिस्प्यूटेड इश्यूज है, उसकी लिस्ट से ही निकाल दिया था। और उसके बाद आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी हमने इसलिए ये तमाम चीज़ों पे लैकलस्टर रिस्पॉन्स रहा कि हमने बहुत सारे कश्मीर के जो सलूशंस थे वो पेश करने शुरू कर दिए, और उसमें कोई कंट्रोल बॉर्डर था, कोई कुछ था। तो जो कश्मीर इशू की स्पिरिट है वो बहुत मौके के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमतों की जो थोड़ी कंफ्यूज पॉलिसी की वजह से वो चीज़ इस तरह उजागर नहीं होती रही। अब जब से बुरहान वानी की शहादत के बाद से अगर आप देखें तो कश्मीर के इशू ने कश्मीर के अंदर एक नया टर्न लिया, और एक ऐसे टर्न लिया जो दुनिया के अंदर इस तमाम की तमाम स्ट्रगल को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तौर पे कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है। अब यहाँ पे इस इशू की जरूरत थी कि पाकिस्तान और दुनिया पाकिस्तान उसको उजागर करे, और दुनिया उसको इस तरह देखे कि कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया ने आर्टिकल 375, 35A के जरिए किया, और जो कुछ कश्मीर के अंदर स्ट्रगल चल रही है इंडिपेंडेंस की, वो एक कश्मीरियों की अपनी मूवमेंट है, उसके अंदर किसी फॉरेन पावर का हाथ नहीं है। अब इसके ऊपर जो लैक नजर आ रहा था, जो इसके अंदर डिस्कनेक्ट नजर आ रहा था, वो आपको याद है कि हमने बारहा इस पर बात की कि OIC के इजलास में या जो ममालिक हैं मुसलमान ममालिक है, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE और बाकी फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसी आर्टिकल भी पढ़ने का मुझे इत्तफाक हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब ने और UAE ने तो कह दिया है कि जी ये जो अगला इजलास हो रहा है इसके अंदर कश्मीर का इशू बिल्कुल डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के मुकाबले में, हम इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को फेवर नहीं कर सकते। तो ये एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा था। अब ये जो कनेक्ट है, और इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट है, जो सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं बल्कि उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम के हवाले से भी बात की है। बिल्कुल, ये दुनिया के सामने पेश करने के थ्योरेटिकली, अब इसको मैं सिर्फ थ्योरेटिकली कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो कुछ होना है वो तो कश्मीरियों ने खुद करना है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी पावर वहां जाके मुदाखलत करती है तो फिर वही चीज ब्लेम आएगा कि जी यहाँ पे तो बाहर से मदद हो रही है, आउटसाइड हेल्प हो रही है। चाइना को ये रियलाइज कराना है कि कश्मीर का जो हिस्सा इंडिया ने गसब किया आर्टिकल 370A को खत्म करके, उसके ऊपर कश्मीर ने उसे, चाइना ने उस इलाके को क्लेम करना है, और पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है कि जी वो इलाका जो है वो कश्मीरियों से पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी रेजोल्यूशन है जो आई है। हमें इसको अब गवर्नमेंट को भी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने मीडिया को भी, कि वो इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के जरिए, मुख्तलिफ थिंक तक लेके जाए, ताकि ये लोगों तक डाउन बिलो द लाइन जो है, मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं उन तक इसका रिलेशन पहुंचे, और वहां पे कश्मीर जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी फीलिंग इसके जरिए वो रियलाइज हो। ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की हद तक। बाकी प्रैक्टिकली तो यूएन ने कुछ करना है। यूएन तो वैसे भी आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजाय वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है, विच इज रन बाय द अमेरिकन। अब जो बाइडन आएंगे 11 तो उन्होंने भारतीय निजात अपने एडवाइजर ले लिए हैं, तो आगे देखिए डेवलपमेंट किस तरह होती है। उसके लिए यू विल हैव टू वेट एंड सी द अमेरिकन रिस्पांस when the new government comes in। लेकिन इस चीज को हमें जरूर आगे लेके हमारी हुकूमतों को, हमारी एमसी को, हमारे कश्मीर ग्रुप को, कश्मीर कमेटी को लेके चलना चाहिए, ताकि ये मैसेज जो कुछ आया है लोगों तक पहुंचे। कामरान, ये बात वहां पर आ गई जिसमें से जनरल साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये एक दो मामलात हैं। लेकिन ये आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर मामले पर जनरल असेंबली में तकरीर की थी, उस वक्त लगा था कि बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन मामलात फिर से थम से गए थे। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बॉल जो है वो हमारे कोर्ट में आई है, हमें इसे कैश करवाना होगा। फिर इसकी इंपॉर्टेंस वहीं से जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए, ये जो आपका बुनियादी तौर पर सवाल है कि हमारी कितनी कामयाबी है, कामयाबी हमारी ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न भी है। कामयाबी इसलिए है कि कामयाबी का पैमाना सबसे बड़ी तो ये बात है कि वजारत ख़ारजा जो भारत का है, जिस तरीके से उन्होंने रद्द अमल दिया है, तो ये इट सेल्फ शो करता है कि भारत को जो चीज़ बुरी लगे तो इसका मतलब है कि हमारी कहीं ना कहीं कामयाबी है। लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ कंसर्न ये है कि जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि OIC एक ज़माने में पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस था, बल्कि पाकिस्तान कोई कहते थे वो उसका करता धरता था, कि OIC से कश्मीर के हवाले से या किसी किस्म की करारदाद पास करवाना ये हमारे बाएं हाथ का खेल था, ये कोई बहुत बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन इसलिए इस वक्त इसको कामयाबी समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता
कुछ अरसे से ये बात बिल्कुल फैक्ट है, हम खुलकर बात नहीं करते। हमारे जो कुछ दोस्त अरब ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उनका OIC के ऊपर बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। इस तनाजुर में इस वजह से ये जो नाइजर में कॉन्फ्रेंस हुई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कि क्या कश्मीर के ऊपर एक्सप्लिसिटली कोई चीज़ आती है। तो अगर इसके बावजूद जो भी पस मंज़र में चल रहा था आई है तो इस लिहाज से ज़रूर कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें सोचना चाहिए कि किसी ज़माने में जब OIC से कोई भी करारदाद पास करवाना कश्मीर के ऊपर हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब OIC के अंदर भी हमें इतनी तगोदो करनी पड़ रही है, हमें कश्मीर के ऊपर हिमायत लेने के लिए बहुत ज़्यादा सिफारती कोशिश करनी पड़ रही है। और आज हम जब बैठ कर ये बात डिस्कस कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा लगता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई कश्मीर के हक में करारदाद पास कर ली है, OIC ने करारदाद पास की है। इससे पहले 40 करारदादें OIC ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमारे हक में या कश्मीर के हक में वो पास कर चुके हैं, असर कोई नहीं पड़ा। असल इशू अब यह है कि हमें करना क्या है कि कोई भी जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे आपको सक्सेस होती है वो ड्राइव करती है आपके बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल हो, वो बेशक OIC हो, हमें बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं ये दूंगा, हमारी बहुत बड़ी अगर कामयाबी होती है कि लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना चाहते थे, एक्सक्लूसिव डिबेट करवाना चाहते थे। हमें 16 वोटों की ज़रूरत थी और जो इस वक्त जो मेंबरशिप है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसमें से कोई 11 जो लोग हैं मुल्क हैं वो मुसलमान मुल्क हैं। तो हम 11 जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी हिमायत नहीं ले सके। अगर 11 मुल्कों की हिमायत UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम ले आते, 5 मजीद वोट हमें चाहिए होते, 16 वोट मिल जाते, तो फिर एक्सक्लूसिवली ओपन डिबेट कश्मीर के ऊपर होती। अगर वो डिबेट होती तो उसका इम्पैक्ट आप देखते क्या होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अपनी सिफारतकारी है इसको दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गुज़श्ता 70 सालों में नहीं हुआ। खुसूसी स्टेटस बदल दिया उन्होंने, जबरदस्ती कश्मीर को हजम कर लिया। और उस लिहाज से अगर OIC का रिएक्शन देखें, आई एम सॉरी टू से उस तरह का रिएक्शन नहीं है जिस तरीके का रिएक्शन आना चाहिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड मेरे ख्याल में रिएक्शन है। हमें थोड़ा सा मतलब एक बैलेंस है, इससे ज्यादा हम इसको मतलब बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस पे बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। ज़ुनैरा कामरान कह रहे हैं कि OIC नहीं, हमें अगर कुछ तवक्कुआत या कुछ बेहतर होना चाहिए तो वो UN से होना चाहिए। मतलब फिर ये आज की कामयाबी किसी खाते में नहीं है, हमारी सिफारती पॉलिसी हो या खारजा पॉलिसी हो। जहाँ तक कश्मीर कॉज का ताल्लुक है और जिस तरीके से उसको बहुत डोरमेंट रखा गया पिछली गवर्नमेंट्स के दौर में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से रीअसर्ट किया है पाकिस्तान की पोजीशन ऑन कश्मीर को इस गवर्नमेंट ने, वो तो कमेंडेबल है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और ये बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी एक फ्रंट पे जब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी गवर्नमेंट ने कोई काम ना किया हो तो आप उसे इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं और इंडोर्स कराएं। सो इट्स नॉट ईजी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं उस लेंस से इसको देखूँ तो एकेडमिकली इट इज़ अ वेरी गुड kind of a gesture, but practically speaking, because मैंने academically कहा है and things don't work academically in the international world order, तो internationally आप देखें कि OIC की significance क्या है। वो times गुजर गए हैं जब मुसलमान ममालिक या क्रिश्चियन ममालिक या ज्यू स्टेट इस बेसिस पे पावर ब्लॉक्स बनते थे। अब प्योरली स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके और साथ उसमें ऐड कर लें इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन चीज़ों का एक हाइब्रिड इंटरेस्ट बनता है जिसकी बेस पे दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्डर डिराइव कर रहा है मुख्तलिफ सिनारियोज। उसमें देखें तो वेयर डू वी स्टैंड, OIC की क्या सिग्निफिकेंस है? क्या जब कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ उस वक्त OIC ने कुछ ऐसी रेजिलियंस दिखाई कि लोग मजबूर हो जाते दुनिया में बाहर निकलने के लिए? जिस तरह इराक वॉर के खिलाफ लंदन भर गया था, इतना वहाँ पर एहतजाज हुआ था, तो हमने कोई एक भी वैसा काम मोबिलाइज किया नहीं कर सके। उसके बाद जब इंडिया मुस्तकिल वहाँ पे मुसलमानों को, आई एम सेइंग मुसलमान नॉट कश्मीरी, उनको मार रहा है, तो क्या कोई मुसलमान सेंटिमेंट, कोई मुस्लिम सेंटिमेंट ऐसा नजर आया कि हम कहें कि OIC ड्रिवन है ये? नो, रादर मुस्लिम वर्ल्ड इज डिवाइडेड मोर देन एवर। पहले से ज़्यादा हम डिवाइडेड हैं, हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल फाइनेंस ड्रिवन हैं और हम लोग सिर्फ कंट्रोल ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सो इसलिए उस
उस लिहाज से ये कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिकली या सिग्निफिकेंस हमें नहीं दिखाएगी आने वाले टाइम्स में। व्हाट इज नीडेड इज कि इंटरनेशनल ऑर्डर को किस तरह हिलाना है आपने इन योर ओन फेवर, और इसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लेके चलना है, दुनिया को बताना है इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है ये, जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल एजेंडाज हैं यहाँ पे पाकिस्तान के और इंडिया के जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, सो दैट इज स्टिल मिसिंग। आप कह रहे हैं कि पेपर वर्क की हद तक ठीक है कि हम एक पर्चा दिखा दें कि ये एलामिया है, करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा उस वक्त तो कुछ नहीं होने वाला। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, What I mean is कि जिस फोरम पे मैटर करता है, जी 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 जी, उस फोरम पे अगर इस तरह की कोई करारदाद पास होती तो मैं इसे बहुत बड़ी मूव समझती, बट OIC की वैसी आई एम सॉरी टू से कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आपने यहाँ पे कामरान और जुनैरा दोनों के कमेंट सुने कि उन्हें OIC से ज़्यादा UN से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आप इस पर भी मुझे अपना पॉइंट दे दीजिए, इस करारदाद की अहमियत पे भी। दूसरा ये भी कि कश्मीर में अगर हम खुद देखें तो महबूबा मुफ्ती समेत जो दीगर सियासी क़ुव्वतें हैं जो कभी भारत के साथ चला करती थी, अब वो भी उसके खिलाफ हैं। ये जो एक इन्वायरमेंट है, ये जो एक हिरार्की है भारत मुखालिफ, ये कुछ मिलकर कुछ बन पाएगा? जी जी ब्रिगेडियर साहब, मैं माजर के साथ ब्रिगेडियर साहब, मैं शायद पॉइंट नहीं कर पाई थी कि आप मुझसे मुखातिब हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। इजाजत दीजिए, जरा मुजम्मिल साहब को तबसरा लेके मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी थैंक यू मुजम्मिल साहब। देखें, एक दौर में तो पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा खड़ा नज़र आता था। मसलन जो दिल्ली में हमारे एम्बेसी थी, हाई कमिश्नर थे, वो हुर्रियत के लीडर से मिलते थे, वो कश्मीरी रहनुमाओं को मिलते थे, उनके साथ कॉन्फ्रेंस होती थी, उनके साथ मुशावरत होती थी, और एक बराह रास्त राब्ता था मकबूजा कश्मीर के लीडरों का और रहनुमाओं का पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो राब्ता टूट गया, हम भारत के दबाव में आ गए और हमने अपने दिल्ली के सफारत खाने को उनसे राब्ता करने, उनसे मिलने और उनके एजाज़ में जो हम इफ्तारी या और दोहराने और इशाइये करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे मना कर दिया। हुआ तो ये गुज़श्ता दौर में ही, लेकिन इस दौर में भी वो पाबंदी अभी तक बरकरार है और हमने कोई डायरेक्ट राब्ता पाकिस्तान ने महबूबा मुफ्ती और मकबूजा कश्मीर के लोगों से बज़ाहिर, जिसे कहा जाता है कि ऑन द स्क्रीन राब्ता, हमने नहीं शुरू किया। मैं बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा, आप कहेंगे कि बैक चैनल से बहुत राब्ते मौजूद हैं, लेकिन एक ओपन राब्ता मौजूद था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर। फिर एक दौर में तो हुर्रियत के लीडर पाकिस्तान आना भी शुरू हो गए थे और वो यहाँ आकर भी सारे मिलकर भी गए, और फिर UN के इजलासेस में भी वहाँ मिलते थे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। तो एक बड़ा ओपन राब्ता था कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उससे पीछे हट गए, और जितना जितना हम पीछे हटते जाएंगे उतनी उतनी दुनिया भी पीछे हटती जाएगी। जितना जितना कदम हम बढ़ाएंगे उतनी उतनी दुनिया या दोस्त हम पीछे हटते जाएं और हमारे दोस्त आगे बढ़ते जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कश्मीरियों से बात करने के लिए तैयार ना हो और हम दुनिया से मुतालबा करें कि वो कश्मीरियों से बात करे और वो कश्मीरियों की बात करे, तो ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन OIC की करारदाद की हद तक, कामरान ने कहा ऐसी 40 करारदादें हैं, बेशक 40 हों, और ये हर इजलास में होनी चाहिए। तजदीद अहद बहुत ज़रूरी होता है। जिस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा वो हमारी बहुत बड़ी नाकामी होगी। हम अपना एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ से हमारे लिए आवाज़ उठती है, अगर हम वो खो देंगे और वहाँ से खामोशी हो जाएगी तो वो हमारी बड़ी नाकामी होगी। लिहाजा आपके कश्मीर के कॉन्टेक्ट ग्रुप का इजलास नहीं था, वो हमारी नाकामी है। इस करारदाद ने कुछ अश्कशोई कर दी है, हमारी इज्जत सादात उसमें बच गई है, तो बहुत गनीमत है। नहीं तो हमारा दुनिया में, और इंडिया इसको बहुत यूज करता कि अब तो OIC भी हमारे साथ खड़ा है। और कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ जाते अगर ये करारदाद ना आती, तो एक आइसोलेशन कश्मीरियों की नजर आती, और मैं समझता मोदी को बहुत ही जो है ना उसमें एक और ताकत मिलती और वो और प्लस पॉइंट मिल जाता। और ताकत से कश्मीरियों पर जुल्म करता। मैं आपके अब इसके साथ साथ जहां तक अब जहां आपने UN की बात की है, हमने प्राइम मिनिस्टर की UN की तकरीर को बहुत ब्रांड किया है, लेकिन हम आप ये समझें कि UN में तो हमने भारत को वोट डाला, मतलब हम UN में कहाँ खड़े हैं?
हमने खुद ही भारत को वोट डाला यूएन के अंदर, क्या हमें डालना चाहिए था? अगर हमारा उससे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कश्मीर है, तो हम उनको सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और उसके लिए वोट डाल सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं और वो गलतियों का हमें आज ओआईसी में भी देखने को मिल रहा है। जो सर्द रिस्पॉन्स था वो हमारी गलतियों की वजह से। मुजम्मिल साहब, पॉइंट आपका आगे ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ और इस पॉइंट के साथ जरा मुजम्मिल साहब का ऐड कर दूं कि उन्होंने कहा कि अगर वहां से उस फोरम से खामोशी होती तो हमारी नाकामी होती। अब जब किसी ने आवाज उठाई ली है तब भी हम उसे कामयाबी नहीं गिरदान रहे। मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिए आप ताकि मैं अगले सवाल पर बढ़ सकूं। मैं बस यही कहना चाहता था, मुजम्मिल साहब ने कहा उसको थोड़ा सा मैं यही कहना चाहता था कि फर्ज कर लें हाइपोथेटिकली कि अगर इस करारदाद में कहीं पे अपना कश्मीरियों का जिक्र ना होता या इंडिया की तरफ से कोई उनकी तरफ दिया जाता तो वो उसका क्या असर होता अगर करारदाद उस तरह की पास हो गई होती। एक चीज, दूसरी चीज ये कि इस करारदाद में डिफरेंस ये है कि इसमें दो जगह पे, एक ये है कि वो कहते हैं कि जी हम इस्लामिक ओआईसी के एक कॉन्टैक्ट ग्रुप को आप श्रीनगर से आगे जाने की इजाजत दें, और दूसरी एक कमेटी फॉर्म हुई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो उस हिसाब से ये जो दो चीजें एडिशनल आई हैं जो पहले मेरा ख्याल नहीं आई थी, उसमें एक जैसे पहले कहा गया तो डिप्लोमेटिकली तो एक अच्छी डेवलपमेंट है और उसमें हमें जिन लोगों ने इस पे काम किया है उनको इस चीज का क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली तो इसका कोई असर हो या ना हो वो तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि जिस वक्त यूएनओ नहीं पड़ेगी तो ओआईसी बजाते खुद या कोई भी फोरम, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी हो, कुछ नहीं करा सकता। कुछ करा सकता है तो के फोरम से आवाज उठाना बेहद जरूरी हो गया यहाँ पर। 10 सेकंड अगर आप मुझे एक चीज ऐड करने दें। मुजम्मिल साहब ने भी बात की ना, एक जमाना था जब सीबीएम चल रहे थे, जो कश्मीरी लीडरशिप थी दोनों तरफ की, वो बड़ा खुल के इधर उधर आते जाते थे। मुझे खुद इत्तेफाक हुआ 2014 में भारत गया, उस वक्त की जो फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर, वो बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज हमारे साथ उन्होंने इससे किया कि हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर का मसला जो है मसला नहीं है, यकीनन उसका हल तलब मसला होना चाहिए। और उससे पहले पीछे चले जाएं, कल ही मुझे इत्तेफाक हुआ 1998 में जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी लाहौर यात्रा पे आए तो उनसे जब सवाल हुआ तो बड़ा ओपनली उन्होंने कहा कि कश्मीर का कोई भी मसला हो उसके लिए हल जो है उसके लिए वो ओपन है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता भारत ने अपनी पोजीशन को क्यों हार्डन किया, जो हमारे पास लेवरेज थी आहिस्ता आहिस्ता क्यों खोती गई, इसके ऊपर भी हमें बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए क्यों हमारी पोजीशन दिन ब दिन लूज होती जा रही है। आज भारत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मसला कश्मीर जो है वो हल तलब है। इस वक्त हालात हैं उसके पेश नजर बॉल, मैं फिर से अल्फाज दोहराऊंगी कि पाकिस्तान के कोर्ट में आई है, हमें एडवांटेज उसका है, लेकिन इस एडवांटेज को मजीद कितना कैश करवाना है यूएन के फोरम पर, आलमी सतह पर, आलमी मीडिया पर, यह भी पाकिस्तान ने ही डिसाइड करना है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज वजारत खारजा की जानिब से इतनी स्ट्रॉन्ग जरूर होनी चाहिए। बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासी कुव्वतों के दरमियान कौमी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि मसाइल कोई एक हल नहीं कर सकता, सबको इकट्ठा बैठना होगा। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट को देखें जिन्होंने गुज़िश्ता रोज दी। उन्होंने कहा हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से जो है वो हम करने को तैयार नहीं है, मतलब वाज़ेह तौर पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। वो मुज़ाकरात जो गवर्नमेंट से किए जाएंगे। मौलाना साहब की स्टेटमेंट, ये पीडीएम के जो जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है पीएमएलएन के वो इस तरह के सियासी माहौल में सियासी कुव्वतों के साथ बैठकर बात करने की बातें कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से होता रहा, इस तरह के बयानात आते रहे तो क्या बात आगे बढ़ सकती है? सवालिया निशान फिर लग जाता है। नासिर चुगताई साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सियासी कुव्वतें बैठकर बात करें कि मसाइल का हल किसी एक शख्स ने नहीं निकाला। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमने सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी। फिर ये कैसे बात आगे बढ़ेगी? अजय, दो पहलू हैं इसके। एक तो सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, काफ, जेड वेड जो जितने भी, इनमें मुज़ाकरात, और एक नेशनल डायलॉग का प्रपोजल है जो रज़ा रब्बानी ने पेश किया था, चेयरमैन सेनेट ने पेश किया था, और उस पर उनकी बातचीत चीफ जस्टिस से भी हुई थी। एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। दोनों मुख्तलिफ हैं। जो सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात की है वो तो मेरे ख्याल है सब ने मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ अगर पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात किए तो वो कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन मरियम सफदर ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी और सब ने नेशनल डायलॉग को किसी हद तक सपोर्ट किया। अब नेशनल डायलॉग किसके दरमियान होंगे? ये रज़ा रब्बानी की थीसिस है, वो दोबारा पढ़ लें आप, कि नेशनल डायलॉग स्टेक होल्डर्स के दरमियान होंगे। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर आपकी आर्मी भी है, जुडिशरी भी है,
पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, पार्लियामेंट भी है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। अब मसला ये जुडिशरी की अपनी गलतियाँ बेतहाशा हैं। जस्टिस मुनीर से अगर आप शुरू करें तो आज तक वो एडमिट करना पड़ेगी डायलॉग के अंदर। फिर फ़ौज की बहुत सी गलतियाँ हैं, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान से लेकर आज तक। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सी गलतियाँ हैं, सबको तस्लीम करना पड़ेगा कि गलतियाँ क्या क्या हुई हैं और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। नेशनल डायलॉग यही है। इसके बाद आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पूरा कि डायलॉग के बाद क्या होगा, मतलब और एक प्रपोजल और भी है। अच्छा एनबीसी, आप नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात से आपका तबसरा, मतलब मैंने समझ लिया जिस तरफ आपने भी निशानदेही की, वो आगे बढ़ सकते हैं सियासी कुव्वतों से। वो तो खुद मुस्लिम लीग के लोग मुस्तरद कर चुके हैं। कल ही उन्होंने कहा कि कोई सियासी डायलॉग नहीं हो सकते, पीटीआई की हुकूमत के साथ हम नहीं बैठ सकते। और ये बात तो मतलब नई बात नहीं है, मेरा ख्याल है जी 3-4 महीने पहले फैसला हुआ है असद कैसर की रूलिंग्स के बाद कि अब पीटीआई से बात नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब, अगर 3-4 महीने के पहले फैसला हो गया तो फिर 2-3 रोज पहले शहबाज शरीफ साहब इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर बात कर ही रहे हैं तो मौलाना उसके अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, फिर भी ये बात बढ़ सकती है सियासी कुव्वतों के दरमियान? एक चीज तो मौलाना की जो स्टेक्स हैं वो तो आपको पता है यही है, वो तो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द इश्यूज, और ना उसको ये परवाह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। वो तो उस टाइम पे जिस टाइम पे कश्मीर का इशू चल रहा था तो वो बंदे ला के बैठ गया था इस्लामाबाद में 400 रुपए खत्म नबूवत के नाम पे ले पे। तो उसका जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में उसका तो इशू ये है कि बातचीत ना हो। शहबाज शरीफ साहब जो है अभी वो मेरे ख्याल में अगर शहबाज शरीफ साहब अभी तो चूंकि वो बाहर नहीं है, ये वो अपना इन्वेस्टिगेशंस के अंदर है, लेकिन अगर वो कोई बात कहेंगे तो वो मरियम से या बाकी लोगों से ज़्यादा अहमियत रखेगी। और अगर वो बात कहेंगे तो वो जैसे नासिर साहब ने कहा कि एक नेशनल डायलॉग, अगर नेशनल डायलॉग की बात होगी तो उसके अंदर तो बहुत सारी और कुव्वतें आ जाएंगी। लेकिन जो पॉलिटिकल डायलॉग होंगे, अगर आप सियासी पार्टियों के साथ आपस में भी बातचीत करती हैं तो उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन किसी जगह पे जाके होनी है ना। और सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, जो नहीं सोचा या जो सामने नहीं आया, कि अगर वो डायलॉग होंगे तो उनका पैरामीटर क्या होगा। क्या उसका पैरामीटर अभी जो मूवमेंट जारी है उससे होगा? क्या उसका पैरामीटर ये होगा कि अगले इलेक्शन कैसे होंगे? क्योंकि जो अपना अपोजिशन की तो यही डिमांड है ना। अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो जलसे जुलूस का मकसद जो है वो ये है कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और हुकूमत के नए इलेक्शन होने चाहिए और ये हुकूमत क्रेडिबिलिटी खो बैठी है। अभी वो पहले सबसे पहली बात है तो आप उस एक्शन पे पहुंचे या उन चीज़ों पे पहुंचे जो एक्सप्लेन करेगी कि इस तमाम गवर्नमेंट ने अगर आपने स्टेज की तरफ जाना है तो उसकी पहली स्टेज क्या होगी और उसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी जो है, अगर आप एक आपस में पार्टीज में आपस की बात करती हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस बात पे राजी हो जाएगी कि वो सिंध की गवर्नमेंट छोड़ दे? तो किस चीज पे डायल, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। तो एक ऐसा वो मैं कहूँगा बाजारी नारा है जिसको लगाया जा रहा है कि जी डायलॉग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उसके अंदर वो चीजें नहीं हल होंगी जो उन्होंने सोची हुई है। हाँ, अगर आप पहले तो पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम डायलॉग करेंगे या हम अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और अगर अगले इलेक्शन की तरफ जाने के लिए हमें अपनी हुकूमत सिंध में खोनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार होंगे। तो मेरा ख्याल ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आने वाले दिनों में इनका मकसद में जो नजर सामने आया वो ये है कि मूवमेंट चलती रहे, जलसे होते रहें, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहें, उन जलसे के अंदर आप एक स्पेसिफिक नैरेटिव लेके चलते रहें। अब वो जो है वो उनकी वो उसको इस तरह देखते हैं कि इस तरह उनकी पॉपुलैरिटी जो है। बट ब्रिगेडियर साहब, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, आपने ये कहा कि ये मौलाना साहब की अपनी स्टेटमेंट जरूर हो सकती है क्योंकि उनके अज़ाइम मुख्तलिफ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बात में वजन है। वो मरियम बीबी से इस बारे में बातचीत उनकी हो सकती है और मामला बेहतर हो भी सकते हैं। ठीक है जुनैरा, क्या मामला आपको लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? वैसे भी शहबाज शरीफ साहब अभी पेरोल पर रहा हैं और यकीनी तौर पर उनकी मेल मुलाकातें तो चल रही हैं सियासी लीडरान से भी। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल है पॉलिटिकली बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और उनका हमेशा से अलमिया यही रहा है कि उनकी पॉलिटिकल थॉट मैच नहीं करती उनके भाई के साथ और अब उनकी भतीजी के साथ। तो ही इज़ ट्राइंग टू रिमेन रिलेटिव। वो सिर्फ थोड़ा सा रेलेवेंट और रिलेटिव रहना चाह रहे हैं कि कम अज़ कम कोई मेरा नाम तो रहे पॉलिटिक्स में, अदरवाइज़ तो हाईजैक हो गई है, पार्टी किसी और के पास चली गई है। सो मैं तो इस स्टेटमेंट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। दूसरा ये है
कि अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि हमारी बहुत सारी बातें सिर्फ एकेडमिक होती हैं, इन थ्योरी होती हैं। हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती जिसमें बैठ के बात हो और मसला हल हो जाए, क्योंकि मसला हल होने वाला है नहीं ना। इसमें हर एक के अपने ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो वो मनवाना चाहता है। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बैठ के दूसरे की बात मान जाएगी? अगर ये लोग ये फैसला कर लें, असूली फैसला कर लें कि ठीक है, जब तक ये गवर्नमेंट है इसको हमने 5 साल देने हैं, तब तक हम इनको टफ टाइम देते रहेंगे, हम सड़कों पे रहेंगे, ये हमारा हक है, बट लेट देम कंटिन्यू। और जो जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई अल्टरनेटिव प्रोविजन ला के, कोई पॉलिसी ला के लोगों को मोटिवेट करते रहें, तब तो समझ में आता है। लेकिन ये कि दूसरे दिन कोई नेशनल डायलॉग कह दे, उसके बाद फिर से आप सड़कों पे आके कोरोना के दिनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दें, फिर एक दिन एक बंदा बाहर आया है, किसी और वजह से बाहर आया है और वो खुद पॉलिटिक्स कर रहा है, जब कोई और बात करे तो वो कहेंगे देखें जी हम तो इस वक्त सोग के आलम में हैं, आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो आर पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ डाइकोटमी। समझ नहीं आता कि किस चीज को सीरियस लें, किसको ना लें। जो चीज अभी तक नजर आ रही है वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की कन्फ्रंटेशन में सफर सिर्फ मुल्क कर रहा है। दैट्स ऑल। सही। कामरान जुनैदा कह रही हैं शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ खुद को सियासत में रेलेवेंट रखने के लिए ये स्टेटमेंट दी है, इससे ज़्यादा इसकी वक़्त नहीं है। लेकिन फिर भी PMLN के मफादात कुछ और हैं, सियासी हों या ज़ाती हों, पीपल्स पार्टी के कुछ और हैं और मौलाना की कुछ और हैं। शहबाज शरीफ अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यूं ही नहीं दे रहे होंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है। इवन जब वो PMLN हुकूमत में थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जब ठीक नहीं भी थे, और इवन के जब वो गवर्नमेंट से चले भी गए, तब भी उनका एक मौक़िफ़ रहा है कि अगर जो भी वो इस हवाले से तो अग्री करते हैं नवाज शरीफ के नैरेटिव से कि चीज़ों को आइन और कानून के कायदे के तहत चलना चाहिए, लेकिन उनका तरीकाकार मुख्तलिफ है कि कॉन्फ्रंटेशन करने के बजाय आप जो आपके कंसर्न है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के जरिए कर लें। तो मेरे ख्याल में ये जो बयान है वो कंसिस्टेंट है उनकी पॉलिसी जो पहले वो कहते रहे। ना सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि शायद खाकान अब्बासी भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब शहबाज शरीफ भी और शायद खाकान अब्बासी भी और मौलाना फजल रहमान भी जब बात करते हैं तो वो इस गवर्नमेंट के साथ मेरा नहीं ख्याल कि वो डायलॉग की बात करते हैं, क्योंकि उनके बकौल जो चीज उन्हें चाहिए वो इस गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है कि वो उनको दे सकती है। तो अगर मुज़ाकरात होने हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरे ख्याल में ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि ये एकेडमिक क्वेश्चन है, जाहिर है कि बहुत सी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ हमें इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स। ये मुल्क चल नहीं रहा। आप तजुर्बे करते रहे हर तरह के, ये जो मौजूदा तजुर्बा है ये भी आपके सामने है। मईशत कहाँ खड़ी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर खड़ी है, ओवरऑल जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो किधर है, उसका हल क्या है? उसका सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज करें कि वाकई में कोई सीरियस इश्यूज हैं, ठीक है, बाकी करप्शन के केसेस NRO उसको परे रखें, लेकिन एक चीज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा या इत्तेफाक करना पड़ेगा कि अगर इस मुल्क को चलाना है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए चलाना है, तो फिर उसके लिए तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उनके लिए एक नया आगाज आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे जुनैरा साहिबा ने कहा कि नुकसान किसका हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। आप कोरोना जैसे अहम जो इशू है इसके ऊपर आप इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर सकते। क्यों नहीं पैदा कर सकते? क्योंकि इस हुकूमत के होते हुए कोई वर्किंग रिलेशनशिप आपका तो है ही नहीं कि आप बहुत से तरीके होते हैं ना, आप मल्टीपल चैनल्स फॉलो करते हैं कि आप ऑपोजिशन के अंदर आपका कोई इतना रख रखा हो आपकी तरफ से कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि ठीक है आप सियासत करते रहें, लेकिन खुदारा इस वक्त लोगों की मतलब आप कामरान नेशनल डायलॉग की बात करें और तीसरे फरीक के तौर पर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, सियासी कुव्वतों के दरमियान आपको फिर से कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऑपोजिशन है उनको भी पता है कि वो अगर डायलॉग की अगर बात होगी, अगर ऑपोजिशन के साथ वो बैठेंगे भी तो वो तीसरे फरीक यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहेंगे कि वो साथ बैठे, क्योंकि उनको ये पता है कि जो मुतालबात उनके हैं, क्योंकि ये तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है कि मौलाना फजल रहमान हो, बिलावल हो या नवाज शरीफ हो, उनका कंसर्न क्या है?
वो गलत है या सही है वो अलग बात है, वो किसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो जब उन लोगों से डायरेक्ट वो बात नहीं करेंगे तो वो एड्रेस कंसर्न्स कैसे होंगे। तो मेरे ख्याल में एकेडमिक जरूर बात है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, टेबल पर आना पड़ेगा इस तरह से। बिल्कुल, दो तरफ कंटेनर पर खड़े होकर आप कुछ नहीं कर सकते। मुजम्मिल साहब, आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए, शाहिद खकानाबाज कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, मौलाना कह रहे हैं सियासी कुव्वतों से बात नहीं होगी। पीडीएम हो या बाकी जमातें हो, क्या किया रही हैं, बात आगे बढ़ सकती है फिर? लेकिन सियासत में मुज़ाकरात और गुफ्तगू का रास्ता कभी बंद नहीं होता, और सियासत की खूबसूरती और हुस्न यही है कि इसके अंदर बातचीत के और गुफ्तगू के रास्ते खुले रहते हैं। कभी भी सियासत में गुफ्तगू के रास्ते बंद नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने तो इस हुकूमत को आने के बाद चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी दावत दी थी। क्या है, चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लेते हैं, और उस वक्त इस हुकूमत ने नहीं किया। अपोजिशन के साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी अगर कर लेते तो बेहतरीन था। शहबाज शरीफ तो 2 साल से इस गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें। जब कोविड में वो यहाँ आए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो असद कैसर ने कॉन्फ्रेंस बुलाई कोरोना पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी आना था, उसमें शहबाज शरीफ भी शरीक थे और बिलावल भी शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर उनको सुने बगैर चले गए और अपनी बात करके, वो एक अलग बात है जिसके बाद बाइकाट हुआ। अगर प्राइम मिनिस्टर आधा घंटा और वो कॉन्फ्रेंस में शरीक रहते और उनकी बातें भी सुन लेते तो नेशनल कौमी डायलॉग हो जाता। कोरोना पे सब पार्टियां बैठ के बात कर रही थी, लेकिन बात नहीं हो सकी। मैंने तो पहले भी कहा कि एनसीओसी में अगर आप ऑपोजिशन को भी साथ बिठा लेते और कोरोना के ऊपर जो आपने बनाई हुई है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी। मुशर्रफ के दौर में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मेंबर बनाया गया था। ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। वो तो स्पीकर असद कैसर के उस रवैये के बाद किया ना। ये तो बाइकआउट तो अभी 2-3 माह, मैं तो फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ। मैं तो फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट वेव पे बातचीत शुरू हुई थी। ये बाइकआउट तो अभी सेकंड वेव से पहले हुआ है। मैं तो फर्स्ट वेव में जब ऑपोजिशन बात करने के लिए तैयार थी, साथ बैठने के लिए तैयार थी, तो क्या गवर्नमेंट ने बिठाया? क्या गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार थी? आज आप कह रहे हैं जब वो सड़कों पे आ गए हैं, उन्होंने प्रेशर बना लिया, तो आप कह रहे हैं ये हमसे बात नहीं करते। फिर 2 साल तो आप बात नहीं करते थे। अब जब उन्होंने सड़कों का रास्ता ले लिया आपसे तंग आकर, तो अब आप कह रहे हैं नहीं हमारे साथ बैठ जाएं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, अजीब खिंचताने का माहौल है। कभी ऑपोजिशन राजी होती है बैठकर बात करने के लिए, तो हुकूमत राजी नहीं होती। जब हुकूमत चाहती तो ऑपोजिशन नहीं आती। जुनैरा कुछ कहना चाहिए? जुनैरा क्विकली कमेंट, पर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि अगर आप इस 5 लोगों के पैनल पे ही देख लें कि कितने हार्ड स्टांसेस मौजूद हैं और कितने ज़्यादा लोगों के कंसर्न्स और रिजर्वेशंस ऐसी हैं जिसमें इमोशंस इतने इन्वॉल्व हैं, तो फिर नेशनल डायलॉग कैसे होगा? अगर एक डायलॉग सिंपल यहाँ नहीं हो सकता तो कैसे होगा, उस लेवल पे कैसे होगा? चलो, यहाँ पे मेरे पास 5 पैनलिस्ट है और पीडीएम में 11 जमातें इकट्ठी हुई। बहरहाल पॉइंट यहाँ पर ये आगे कि किसी न किसी को तो बैठकर बात करनी है, क्योंकि ये इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है उसको कम करने की ज़रूरत है। लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बात इकोनॉमी और इस वक्त कोरोना के ख़तरे की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुस्तकबिल में होने वाली जल्द से जुलूस की स्ट्रेटजी के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम ने कल मुल्तान में जलसा किया और जलसे को हम ये कह सकते हैं कि शायद वो जलसा नहीं था, एक कामयाब रैली थी जो कि अपोजिशन ने और अपोजिशन के कारकुनान ने जिस स्ट्रेटजी को बनाया। और फिर मरियम बीबी ने उससे खिताब किया, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने उससे खिताब किया, मौलाना फजल रहमान साहब उस जलसे का, उस रैली का हिस्सा बने। लेकिन सियासी मुबस्सरीन हो या तज्जियाकार हो, जब कल हमारी इस पर बातचीत चल रही थी और सियासी हलकों में भी तो कहा गया ऑपोजिशन का जलसा या इस रैली को कामयाब बनाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो हुकूमत ने खुद से अदा किया है। अब बहरहाल लाहौर में भी एक जलसा होने जा रहा है, 13 दिसंबर को इस जलसे का इनेकाद होने जा रहा है। ऐसे में मुस्तकबिल में इस सिलसिले में हुकूमत की हिकमत अमली होनी क्या चाहिए, किस तरह से वो काउंटर करे, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना का खतरा है। ब्रिगेडियर साहब, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की? आपने आखिर में जो लफ्ज कहा उसको अगर आप कॉर्नर स्टोर बना लें अपनी स्ट्रेटेजी का, और वो है कोरोना। और आपको पता ही है जो थ्रेट चल रहा है उसको बार बार हमने काफ़ी दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा और
उसके ऊपर जितने आर्टिकल आप पढ़े, जितने मेडिकल जर्नल्स पढ़े, जितनी वो पढ़े, वो सारे बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आपको आपके इर्द गिर्द आपके जानने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो बड़ी बुरी तरीका से इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। तो अब अगर उसको अगर आपने अपना दरमियान में रख के स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर तो साफ जाहिर है जवाब जो है वो इस तरह हाजिर है कि आपको कोई ऐसी गैदरिंग करनी नहीं चाहिए जिसमें अपना 10 से ज्यादा बंदे हों या इतना क्लोज जितना होते हैं रैली में होते हैं, जलसे में, तो वो तो एक, लेकिन क्या ये सोच है, क्या ये कंसर्न है, क्या ये ऑपोजिशन में एक कंसर्न है, क्या ये चीज सोची जा रही है? तो इसका तो आपको जवाब खुद ही नजर आ रहा है कि ये चीज सोची नहीं जा रही। और इसके लिए मुझे एक प्लान नजर आता है अपोजिशन का, जो मैंने हमेशा कहा है, और वो उनके जहन में जो चीज है वो ये है कि जी कोरोना, हम जलसे करते, कोरोना से लोग बीमार होंगे, लोगों को बीमार होने दें, क्योंकि पाकिस्तान के आम आदमी की वेलफेयर की तो किसी को फिक्र नहीं है। आप ये बात इसको नोट कर लीजिए, किसी भी तरीके का से हर एक ने अपनी अपनी गुड्डी यहाँ चमकानी है और रिलीज से अपनी गुड्डी चमकानी है, अपना ड्रम बजाना है। तो अब वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो, हाँ। और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए मेडिकल रिसोर्सेज हिसाब से, और फिर हम गवर्नमेंट ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आगे सेगमेंट के लिए मेरे पास वक्त मुख्तसर है, कोऑपरेट कीजिएगा जरा। बाकी सब पार्टिसिपेंट से भी गुजारिश है कि विद इन 60 सेकंड मुझे आंसर दीजिए। नासिर चुगताई साहब, कल बहुत क्रिटिसाइज कर लिया हमने गवर्नमेंट को, आज जरा कोई तजवीज दे दें इस हुकूमत को प्लीज। हाँ प्लीज़, मैं कोई तजवीज़ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं इसका मुशीर नहीं हूँ। इसके पास बेतहाशा मुशीर हैं, मामले में खुसूसी हैं। मैं इनको इंटर्न्स कहता हूँ कि इंटर्न्स गवर्नमेंट है। इन्होंने जो कुछ किया मुल्तान में वो इंटर्नशिप वाले ही कर सकते थे किसी अखबार की नाइट शिफ्ट में बैठकर। इन्होंने कामयाब कर दिया उस रैली को, उस जलसे को जो करना चाहते थे। और वो पॉलिटिकल लोग थे जो रैली करना चाहते थे, वो 3 तरफ से आए, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम और आसफा, और 3 तरफ से आके वो घंटा घर पे बैठ गए। और उसके बाद पुलिस भाग गई वहाँ से, और फिर वो कहने लगे हमने विड्रॉ कर लिया, हमने परमिशन दे दी, वेरी गुड। शिबली फराज का बयान पहले आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा था ऐसा मारेंगे कि भागने की जगह नहीं मिलेगी। आज वो कह रहे हैं कि हम जलसा करने देंगे। किस तरह भागा, क्यों भागा, वो एक अलग, अब कह रहे हैं हम जलसे करने देंगे, तो अब कॉग्निटिव डिसोनेंस फिर आ गया। तो अब जलसे क्यों करने देंगे आप यार? कोरोना है भाई, कोरोना है, जलसे क्यों करने दे रहे हैं आप? बंद करें जलसों को। आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ से आप रूलिंग ले आइए कि जलसे गैर कानूनी। मतलब आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर खुद नहीं कुछ कर पा रही, रिट कायम करने में नाकाम हो रही है, तो अदालतों का रुख कर ले, लाहौर हाई कोर्ट चली जाए। हुकूमत तो पीडीएम की मुकम्मल हिमायत कर रही है पीडीएम की। जो जलसा जिस तरह हुआ है ना, ये जलसा होता था ज़ियाउल-हक के ज़माने में, अवाम को मार मार के बाहर निकालते थे और हम लोग, और फिर बहुत बड़ा जलसा। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका आ गया। मुजम्मिल साहब, कल का तो हो गया, अब आगे के लिए मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, हुकूमत ने आवाम को बावर कराया कि कोरोना के बायस आपको जलसे और जुलूसों में नहीं आना चाहिए, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। क्या लोगों ने ये फैसला किया कि ये हुकूमत हमारी, हम जान की बाजी लगाकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलेंगे और इस हुकूमत को निकालना हमारी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ इम्पॉर्टेंट है? अगर हुकूमत का नैरेटिव मान लूँ तो लोग तो फिर सर पे कफन बांध के निकले ना, कोरोना को गले लगा कर के इस हुकूमत को ज़रूर निकालना है चाहे हमें कोरोना लग जाए। क्या लोगों ने ये फैसला दिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत के सारे नैरेटिव के बाद? वैसे आज अकल आ गई है और अब इन्होंने कहा है कि खुलकर जलसे कर लें, क्योंकि जो रोकने के बाद NBC ने कहा इंटर्न्स को, आपको पता है ना, गलती करके अकल आती है। वो गलती करके मुल्तान में इनको अकल आ गई और अब आज इन्होंने लाहौर में खुली इजाज़त देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हर गिरफ्तारी और हर तरह की रुकावट तो पीडीएम के फायदे में गई है, हुकूमत के नुकसान में गई है, और इन्हें बिल्कुल रिवर्स लेना पड़ा है। कामरान इंसानी फितरत है, उसे जिस काम से रोका जाए ना वो उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। फिर क्या स्ट्रेटेजी अपनाए गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में एक काम तो उनको ये करना चाहिए, जो कुछ उन्होंने मुल्तान जलसे से पहले किया या मुल्तान जलसे वाले दिन किया वो नहीं करना चाहिए। इंतजामी तौर पर सारा वो मिस हैंडल किया वो नहीं करना चाहिए।
दूसरा जो सियासी मामलात हैं वो सियासी तरीके से हल हो सकते हैं, इंतजामी तरीके से नहीं। मुझे पता है कि ये बड़ी अनपॉपुलर मैं बात करने लगा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को अपने अना के घोड़े से उतर कर वो असद उमर साहब हों या खुद वज़ीर आज़म इमरान खान हो, इनको बराह रास्त अपोजिशन की लीडरान से राब्ता करना चाहिए, एक सिंसियर कोशिश करनी चाहिए कि खुदारा ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, थोड़ा आप इसको सीज फायर कर दें, होल्ड कर लें, और अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो उनको इजाजत दें जो करना है, ताकि फिर अवाम खुद फैसला कर लें कौन उनके साथ। ठीक है जुनैर, इंतहाई मुख्तसर कमेंट, बड़ी गुजारिश है आपसे। जी, ये जो बहुत बहादुर कौम है, अगर ये चाहती है कि कोई सर पे कफन बांध के निकले तो मेरे ख्याल है इन्हें निकलने दें, देखा जाएगा। ठीक है, मतलब अब गवर्नमेंट ने भी इजाजत दे दी है कि आप जल्द से जुलूस करें, जैसे कि कामरान ने भी कहा कि आप आइंदा वो ना करें जो आपने कल किया या इससे पहले किया, इसको रोकने के लिए यही हिकमत अमली आपके लिए जो है वो कामयाब बन सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।